हाय ऑल, वेलकम टू एन किंडल द यूथ। तो बड़े लंबे समय के बाद आपसे एक लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं। तो अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, मतलब मैथ्स का बोर्ड है एट द एंड। एक लास्ट एग्ज़ाम है क्लास 10th बच्चों का, जिन्होंने मेरे हिसाब से लास्ट एग्ज़ाम ही होना चाहिए, और कुछ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं, मतलब समझने वाले हैं दैट मैथ्स में अब आपको क्या पढ़ना चाहिए। 2 दिन पहले है ना कुछ बात करते हैं आपसे थोड़ी सी अबाउट द मैथमेटिक्स की। 2 दिन पहले आप क्या कर सकते हो। देखो, 2 दिन पहले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, दैट इज़ इट। अब मैथ्स में रिविजन करना कैसे है। देखो, सबसे पहला जो एक मास्टर प्लान होता है दैट कि आपने सब कुछ पहले पढ़ रखा है। मतलब अब आपके लिए ऐसा है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो कि अगर कोई टॉपिक है, मान लो पॉलिनॉमियल्स है ना। अगर एक पॉलिनॉमियल्स एक टॉपिक है, अब मान लो आपने पॉलिनॉमियल पहले से अच्छे से पढ़ रखा है ना। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभार कि मान लो अगर मेरे को ये मैंने लिखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -b है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नीचे ए आएगा कि सी आएगा। आई एम कन्फ्यूज्ड इन इट। तो मुझे ये तो पता है दैट सम ये होता है -b/a। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ एक रिविजन की ज़रूरत है। मुझे टॉपिक पूरा पता है कि ये चीज़ें होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक रिविजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने सब पहले से पढ़ रखा है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ आरडी के एग्जाम्पल्स, राइट। आरडी के एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ चैप्टर रियल नंबर्स आप कवर कर सकते हो फ्रॉम टुडे टिल द डे आफ्टर टुमारो, है ना। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हर एक चैप्टर के आरडी के, वो आप कर सकते हो स्टार्टिंग विद सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना। देखो क्या होता है ना कि हम एक डिफ़िकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम 2 दिन बाद अपना प्रोग्रेस देखेंगे ना, तो वी विल बी वेरी हैप्पी एट दैट कि हमने डिफ़िकल्ट चैप्टर पहले ही कवर कर ली हैं। तो अगर इजी चैप्टर छूट भी जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले करना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड लगता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लगता है कि मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे को उसको पहले करना है। ऐसा नहीं कि मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम बोल दिया तो आप वो पहले कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। आरडी में सबसे बड़ा टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड ट्राइंगल्स मुझे लगता है ना। तो दैट इज़ आई एम सेइंग दैट, बट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब आपने अगर बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है ना, तो डो नॉट शिफ्ट टू आर डी इन 2 days। मतलब आर डी पे आप ना जाएं तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। यू शुड शिफ्ट टू एन सी आर टी। एन सी आर टी में जो क्वेश्चन हैं उनको तो अच्छे से कम सॉल्व कर ही लो, है ना। आर डी पे मत जाओ अगर आपने बिल्कुल रिवाइज ही नहीं करा है, अगर आपको बिल्कुल अश्योरेंस ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको, मतलब अगर आपने कच्ची पक्की प्रिपरेशन करी है तो फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद एन सी आर टी, है ना। इन 2 दिनों में आपको हर एक चैप्टर की एन सी आर टी सॉल्व करनी है ना। दो दैट विल बी अ गुड थिंग। अब जैसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हम ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है ना, उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब इसमें जैसे फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हो गया, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं। लाइक जैसे रिलेशन होता है मोर इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बच्चों को वहाँ पर एम सी क्यू क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमें सिर्फ 2-10 सेकेंड मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें बच्चे उसको डिराइव करते रहते हैं पागलों की तरह। सो वो नहीं होना चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स में हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इन एवरी चैप्टर। ट्राइंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंसी मुंह पे आपको याद होनी चाहिए सारी। अगर कोई भी थ्योरम का प्रूफ है, आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, एंड यू शुड बी थरो विद द सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर थ्योरम, कि वो थ्योरम का सोल्यूशन प्रूव क्या है ना। एग्ज़ाम में हमें कोई वहाँ पर टाइम नहीं लगाना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अब समझूँ और करूँ, है ना। एग्ज़ाम में तो आपका पेपर जितना जल्दी हो जाता है ना, उतना बहुत अच्छा होता है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले पेपर ख़त्म करना है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नहीं, मैथ्स के पेपर में क्या होता है दैट सिली मिस्टेक्स आर द की थिंग। वो हो जाती है मैथ्स के पेपर में, मतलब कि बहुत कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हमें, तो उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है ना। सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम 10th क्लास तक इवन रहती है, और बच्चों में रहती ही है। सो स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें कि जैसे आर डी ले लो, है ना। तो इससे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ही आते हैं। मतलब कि
जो आरडी में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना वही क्वेश्चंस आते हैं, और आंसर भी कभी बार बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में तो रटे हुए होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स तो आरडी से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है। फिर बची जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बहुत ईजी टॉपिक है। रियल नंबर्स हो गया, उसमें मैक्सिमम लेमा कट चुकी है, तो अब बचा ही क्या है उसके अंदर, सिर्फ आपको जो है वो HCF वाला पोर्शन लेना है अच्छे से ना, जो रिप्रेजेंटेशन है वो। देन पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं, तो पॉलिनॉमियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको आना चाहिए है ना, सोल्यूशन कैसे करते हैं। जनरली जो इक्वेशंस आती हैं वो कैसी आती हैं, देखो जनरली जो क्वेश्चन जिन पे आता है वो कैसे आता है, 7x + 7y, सॉरी 49x + 48y = a, मतलब मान लो कोई भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और अब ये जो है वो y का कोफिशिएंट x के साथ लगा देगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, दो एक बार तो आपको इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, उससे आपकी जो आगे का चीज़ है वो आ जाता है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, है ना। फिर हम बात करें ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल प्रूफ्स आते हैं ट्राइंगल्स में, तो है ना थ्योरम के प्रूफ, जैसे बीपीटी हो गया उसका प्रूफ आपको आना चाहिए ना। कन्वर्स का प्रूफ जनरली कम आता है, लेकिन ट्राइंगल्स में आपको थ्योरम्स एंड उनके प्रूफ अच्छे से याद होने चाहिए, क्वेश्चंस उन्हीं पे आते हैं। ट्राइंगल से मेरे को लगता है वो एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा बना लेते हैं, बिकॉज ट्राइंगल्स में वो ना ऐसा बीपीटी से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1 मार्कर्स ट्राइंगल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बीपीटी है ना उसके अंदर, तो बीपीटी में वो एक ट्राइंगल में अननोन्स दे देते हैं, तो यू शुड थरा विद दैट ऑल्सो, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया है ना, प्रोबेबिलिटी कर लिया हमने। अब जो आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि है सबसे पहला चैप्टर मुझे लगता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, है ना। सबसे ज़्यादा तो वो an टर्म का जनरल एक्सप्रेशन, जो कि वो Sn - Sn - 1 वाला है ना, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। देन यू शुड बी थॉरो विद द फॉर्मूलाज, कि अगर मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, 4 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखो एपी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको एपी तो अच्छे से पढ़ना है ना। देन आता है जो अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम आर द अल्टीमेट चैप्टर्स, जो कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज इन पे जो है ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, है ना। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ना, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पे है, एरिया वाला है ना, जो आर्क की लेंथ वाला है, सॉरी, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना है। देखो शेडेड रीजन का जो एरिया निकालने का आता है ना, वो इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो हो जाते हैं अगर हमने पहले, मान लो अगर कोई भी इजी क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तो हम उस वक्त निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें से मुझे एक सर्कल का एरिया निकालना है, मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अब मुझे भी पता है कि अगर मैं स्क्वायर में से सर्कल का एरिया निकाल दूँ तो मेरा शेडेड रीजन ही बचेगा, है ना। अगर इतना ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और अगर वो हर कैसा क्वेश्चन देगा कि एक क्वाड्रेंट दे दिया है ना, फिर उसमें कुछ स्क्वायर दे दिया, उसके अंदर भी रेक्टेंगल दे दिया, है ना, हर कुछ दे देगा वो, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा पढ़कर जाना पड़ता है उस वक्त, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं। फिर सर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना। उसका सबसे अच्छा टॉपिक है वो, मुझे लगता है, मेरे प्रेफरेंस से आपको सबसे पहले वही प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। अगर आपका बहुत अच्छा टॉपिक है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब वो पढ़ना चाहिए आपको, है ना। उसमें जैसे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने ये वेल डग कर लिया साइड में से, तो कितना एरिया ऑफ एम्बैक्टमेंट है या फिर हाइट ऑफ एम्बैक्टमेंट है, वो आपको आना चाहिए निकालना। देन यू शुड बी थरा विद द, जैसे कि एक क्यूब है, क्यूब के अंदर मैंने एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो कितना पानी बाहर निकल कर आएगा, कितना पानी बचा है ना, कि वो क्यूब कितना फिट हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको वो आने चाहिए। आरटी में उस पर भरपूर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर, है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। फिर आई थिंक सब चैप्टर्स हमने कवर कर लिए होंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखो जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको करनी है सॉल्व, बिकॉज क्वाड्रेटिक से वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती है। और एक आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो उनसे आते हैं, एक तो नो सोल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया,
और डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चंस आते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट वो b² - 4ac वाला है ना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इन पे तो जनरली MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव में या तो वो 1 मार्कर्स देगा, 2 मार्कर्स देगा, लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये होते हैं। फिर आपको इन 2 दिनों में जितने भी फार्मूलाज हैं सब अच्छे से याद होने चाहिए। एक पेपर बना लो जिस पे लिख लो सब फार्मूलाज को, है ना, जिससे कि आप अच्छे से उनको पढ़ सको। देन और क्या बचा है, देन स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, है ना। देखो, अगर सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, है ना। जैसे कि अब पॉसिबल नहीं होता है कि 2 दिन में मैं सारा स्टैटिस्टिक्स लेके बैठ जाऊँ, वहाँ पर टेबल ही बनाता रहूँ मैं 2 दिन के अंदर, है ना। ऐसे नहीं करना है पागलों जैसे काम, है ना। हमें क्या करना है कि जैसे अगर मैंने अज्यूमिंग ले लिया तो यूने की 10 क्वेश्चन दे रखे तो हम अज्यूमिंग के 10 क्वेश्चन करेंगे, नहीं करना है। अब टाइम नहीं बचा 10 क्वेश्चन करने का। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने 2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं मान लो, है ना, तो आप 5 क्वेश्चन कर लो। 5 क्वेश्चन भी ज़्यादा आपको लगते हैं तो आप जो आपको हार्ड हार्ड टाइप लगता है उससे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ इट। उतना ही करना है अब, है ना। आप स्टैटिस्टिक्स 2 दिन तक लेके नहीं बैठ सकते हो, है ना। ये टिप को मेरी फॉलो करना आप, वरना टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो। सो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो NCERT इज़ द अटमोस्ट, है ना। NCERT प्रैक्टिस करो। अगर आपने प्रैक्टिस का सब कुछ कर रखा है तो RD में एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। देखो, जो RD की एक्सरसाइजेज है ना वो एग्जाम्पल पे बेस्ड ही है। तो अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया तो अल्टीमेटली आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल भी कर लिया है ना, आपने NCERT भी कर ली है, सब हो गया है आपका। देखो, अगर आपने RD सॉल्व कर ली ना तो आपको NCERT करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। RD में तो NCERT है ही है, और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी हैं, और सब कुछ है ना। लेकिन अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करा तो NCERT तो करनी ही है। और अगर RD कर लेते हो तो वेल एंड गुड। देखो, अगर आपने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं RD के अंदर तो आपको एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपकी जो वैल्यू है ना वो नई नई आ जाती है एक्सरसाइज के अंदर, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज से मेसअप नहीं करना चाहिए अब इन 2 दिनों में। जो आपने पढ़ रखा है उनको ही अच्छे से पढ़ लो, कंफ्यूज न हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो यू गाइज, एंड डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज से हमने 1K का सब्सक्राइबर, फॉर 1K सब्सक्राइबर रीच करने का इन 3 days का एक चैलेंज रखा है आप लोगों के लिए। सो यू हैव टू डेफिनेटली डू दैट, और अपने बोर्ड्स ख़त्म करो और हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स भी ख़त्म कर लो, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड ज़रूर से आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है। तो यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।